Hello students, it is your last class of solution in which you will study isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution, abnormal, normal, molecular mass and Van Hoff factor. After then you will solve a few numericals. तो आज के क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स तुम जानते हो क्या होता है? सेम होता है। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टीयर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोमर। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सेम कॉन्सेंट्रेशन यानी सेम नंबर ऑफ मोल्स हो जिस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो तुम जानते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम दो सॉल्यूशन में अगर है, दो सॉल्यूशन में अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोटिक क्यों नहीं होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मींस दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Osmosis doesn't take place if two isotonic solutions are separated from each other by a semi-permeable membrane, because both have same concentration, both exhibit same osmotic pressure. Solutions having same concentrations exhibit same osmotic pressure called isotonic solutions. Osmosis doesn't take place if two isotonic solutions are separated from each other by a semi-permeable membrane. As for example, 0.9% W/V NaCl solution is isotonic with human blood. It is salinated during dehydration. क्या कहता है?
सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, वैसे सॉल्यूशंस, वैसे घोल जो रखते हैं समान कॉन्सेंट्रेशन, एग्जिबिट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिट करते हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वो भी सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो ऑस्मोसिस डजंट टेक प्लेस इफ टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस नहीं होगा कब, यदि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अलग कर दिया जाता है एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के, तो इधर से ना उधर जाएगा ना उधर से इधर जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर सेम ऑन बोथ साइड इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम। As for example, 0.9% W/V NaCl solution is isotonic with human blood. Human blood से ये isotonic है, यानी 0.9% W/V NaCl solution का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो दोनों आइसोटोनिक हो गए। तो अगर ब्लड में ट्रांसफ्यूज करना है, हम अगर किसी समय डिहाइड्रेशन से कोई आदमी ग्रसित हो जाता है, ड्यूरिंग लूज मोशन वोमिटिंग, ये सब सुनते हैं कोरोना में, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या लू लग जाता है तो उस समय डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ब्लड का तो 80% पार्ट पानी है, तो पानी फिर जरूरत होगा उसमें शरीर में, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो पानी कैसे दिया जाएगा, साधारण पानी नहीं दिया जाएगा, तो उसमें कैसा दिया जाएगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन इक्वल रखने वाला कौन है, 0.9% W/V सॉल्यूशन। तो इसी को इट इज सैलिनेटेड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, इसी को सैलिनेट किया जाता है डिहाइड्रेशन के दौरान। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है पेशेंट का तो कहते हैं कि सलाइन चल रहा है। सलाइन चल रहा मीन्स क्या हुआ, खारा जल, सलाइन वाटर, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सलाइन वाटर इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सैलिनेशन। और सैलिनेशन हो रहा है डिहाइड्रेशन के दौरान, इसको हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और इसी का अगर उल्टा कर देंगे, सैलाइन वाटर से हम प्योर वाटर प्राप्त करेंगे, तो उस प्रोसेस का डिसैलिनेशन, जो कि तुरंत इसके पहले वाला क्लास में बताया गया था, कहाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, खारा जल से मीठा जल प्राप्त। ठीक है, 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन को तुम व्यावहारिक रूप से समझ सकते हो कि 0.9 ग्राम W/V ग्राम NaCl कहाँ, इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन का मतलब हुआ 0.9 ग्राम NaCl 100 ml में। तो 1000 ml में कितना होगा, 9 ग्राम NaCl इन 1000 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये एक फ्लास्क है 1 लीटर वाला, 1000 ml वाला 1 लीटर वाला, उसमें 9 ग्राम NaCl हम डाल दिए, खाली फ्लास्क में 9 ग्राम NaCl डाल दिए हैं, और 9 ग्राम NaCl डाल करके उसमें पानी अब डालेंगे, और डाल करके डालते डालते सॉल्यूशन बन रहा है, 1 लीटर वॉल्यूम बना लेंगे, तो 1 लीटर 1000 ml सॉल्यूशन में कितना हुआ, 9 ग्राम NaCl है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उससे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो गया तो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, और अगर उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो उसको हाइपोटोनिक, हाइपो मींस कम होता है,
यानी ए solution having concentration greater than isotonic solution is called hypertonic solution. यहाँ हाइपर मीन्स क्या होता है? बिलो, हाइपर मीन्स ज्यादा। तो यहाँ क्या होगा? सॉल्यूशन हैविंग concentration lesser than isotonic solution is called hypotonic solution. As for example, ये तुम देख रहे थे पिछले में बताया था क्या था? आइसोटोनिक 0.9% WIV NaCl सॉल्यूशन बनाए थे हम। 0.9% WIV NaCl सॉल्यूशन बनाए थे। पॉइंट यानी इसका मतलब 0.9 ग्राम NaCl कहाँ? 100 ml सॉल्यूशन में। तो इसलिए क्या होगा? 109 ग्राम कितना बनाएगा? 1000 ml में। तो 9 ग्राम NaCl खाली फ्लास्क में लिए थे, वाटर में डाल करके इसमें 1 लीटर बना लिए थे। इसको कहते हैं 0.9% WIV NaCl सॉल्यूशन। ह्यूमन बॉडी में इसी को ब्लड में ट्रांसफ्यूज कराया जाता है, तो जिसे पानी चढ़ाना कहते हैं। तो हम लोग इससे अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे इसकी बात कर रहे हैं 9 ग्राम जो डालना था हमको, उसको तौलने समय हम 9.1 ग्राम ले लिए। लापरवाही के कारण चाहे जान करके ही या थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया तो 9.1 भी अगर ग्राम हो गया तो क्या हुआ? उसको अगर हम भेजेंगे, ट्रांसफ्यूज कराएंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा। तो सोचो कि वो क्या होगा? ब्लड में जाएगा। पेशेंट के ब्लड के आरबीसी में जो सॉल्यूशन है वो पतला होगा इसकी तुलना में, क्योंकि गाढ़ा जा रहा है इससे। तो पतला सॉल्यूशन होगा यानी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड सेल में ज्यादा होगा, यानी पानी का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड सेल में ज्यादा होगा तो ब्लड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो ब्लड सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल, ए solution having concentration smaller than 0.9% WIV NaCl solution. If it is transfused, then blood cell will shrink और पेशेंट को बेचैनी होने लगेगा। ये तो हो गया, समझ गए? इसमें समझेंगे इसमें क्या है? इससे कम होना चाहिए, यानी 0.9 ग्राम से थोड़ा कम ही लिए हम, यानी 8.9 ग्राम 8.8 ग्राम ले लिए और उससे हम सॉल्यूशन बना लिए। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कम हो गया। अब उसको हम ब्लड में ट्रांसफ्यूज कराएंगे तो इस जो ट्रांसफ्यूज हो रहा है बाहर से जो जा रहा है सलाइन वाटर, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। वो पानी किसकी से तुलना में ज्यादा होगा? तो ब्लड सेल की तुलना में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा पानी का। तो पानी इससे ब्लड सेल में प्रवेश करने लगेगा। ब्लड सेल में प्रवेश करेगा तो ब्लड सेल क्या होगा? फैल जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा।
पेशेंट का बॉडी स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। दोनों कंडीशन में डेंजरस है। ए solution having concentration smaller than 0.9% W/V NaCl solution. If it is transfused, then blood cell will swell. Okay? Now abnormal molecular masses. Abnormal molecular masses. Abnormal means normal नहीं, यानी नॉर्मल मोलेकुलर मास जितना होता है उससे हट करके होगा, उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। कब ऐसा होगा? तो जब कुछ कंपाउंड एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में जाएंगे तब ऐसा होगा। एसोसिएशन मीन्स कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाना, और डिसोसिएशन मीन्स क्या होता है? एक मॉलिक्यूल कई कंपोनेंट में टूट जाना। तो देयर आर ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और तुम जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करता है। तो पार्टिकल की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा और घट जाएगा। तो इस पर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसको हम फांटॉफ फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज पहले दिखलाएंगे कैसा होता है, समझोगे? देयर आर सर्टेन substances which undergo association or dissociation. Hence, colligative properties which depend upon number of particles are also changed in these cases. तो कुछ देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं विच अंडरगो एसोसिएशन, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाते हैं। एसोसिएशन मीन्स होता है समूलन और डिसोसिएशन मीन्स होता है विघटन, यानी जुटना और यहाँ टूटना। Hence colligative property जाता है colligative property which depend upon number of particles, जो number of particles पर डिपेंड करता है colligative property are also change, वो भी चेंज हो जाता है। दिखलाते हैं as for example A में एसोसिएशन एसोसिएशन में क्या हुआ? एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड जिसे कहते हैं,
undergoes association and exists in diamond state due to formation of H bond के फॉर्मेशन के कारण ये डायमंड स्टेट में पाया जाता है और इस प्रोसेस को डायमराइजेशन कहते हैं। ये रहता है कैसे, CH3COOH और फिर इधर से HOCOCH3। ये इसका इस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड, एंड इट इज डायमर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड। यही है डायमर स्टेट, द्वितीयक अवस्था। अब तुम ही सोचो, तुम तो इसका मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना सोचोगे, बोलो। नॉर्मल मोलर मास इक्वल टू 60 होगा, जोड़ लो 12 दूनी 24 और 24 और 4 28 और 16 दूनी 32, 28 32 60, 60। नॉर्मल मोलर मास 60 होगा, एक होगा, लेकिन एक नहीं रहता, हमेशा दो दो रहता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास 120। ये हुआ एबनॉर्मल मोलर मास ड्यूरिंग एसोसिएशन। तो इसमें तुमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स घट गए, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स घट गए। हम क्वेश्चन यहाँ करते हैं तुमसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब क्या होगा, इसका घटेगा नॉर्मल से कि बढ़ेगा, बताओ। तो इसका जवाब होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन। इसके बाद होगा डिसोसिएशन। बी डिसोसिएशन। There are a number of substances which undergoes dissociation. As for example, KCl. ये when KCl is put into water, जब KCl को पानी में डाला जाता है तो it gets dissociated into potassium ion and chlorine ion, chloride ion। तो ये potassium ion और chloride ion में टूट जाता है, producing 2 ions। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, पहले 1 था, अब पार्टिकल की संख्या कितना हो गया, 2। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रहा था, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे, KCl undergoes dissociation on dissolving into water। KCl undergoes dissociation on dissolving into water। पानी में घुलाने पर KCl क्या होता है, डिसोसिएशन में चला जाता है, प्रोड्यूसिंग 2 आयंस, 2 आयंस प्रोड्यूस करते हुए, hence its colligative property will also be doubled। As for example, elevation of boiling point,
elevation of boiling point for KCl delta TB is 0.52 degree Celsius, but it becomes double 0.52 into 2 is equal to 1.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखा तुमने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन में पार्टिकल की संख्या दुगना होने पर दुगना हो गया, और एसोसिएशन में पार्टिकल की संख्या आधा होने पर आधा हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर इस प्रकार डिपेंड करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए वान डॉफ नामक फिजिकल केमिस्ट ने 1886 में एक फैक्टर दिया जिसे वान डॉफ फैक्टर कहते हैं। वान डॉफ फैक्टर, वान डॉफ फैक्टर given by Van Hoff in 1886। Van Hoff का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो व्हाट इज वान डॉफ फैक्टर? रेशियो, ये देखो रेशियो यहां पर वान डॉफ फैक्टर को आई से दर्शाया जाता है, इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। बस इसी का आता है वान डॉफ फैक्टर, यानी इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किस का? ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। इट इज द ratio of normal molar mass and abnormal molar mass. It is denoted by I। इसे I से दर्शाया जाता है। दैट इज I is equal to normal molar mass by abnormal molar mass। तो तुम जानते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, इसलिए वान डॉफ फैक्टर इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा? नॉर्मल जहां है वहां हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एबनॉर्मल जहां मोलर मास है वहां हो जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल क्या होगा? एबनॉर्मल जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मीन्स जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको और दूसरे तरीका से लिखा जा सकता है। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल में दिखलाते हैं, एक मिनट इधर दिखलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फॉर एसिटिक एसिड, एसोसिएशन में लिए थे ना, और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा देखो, और फॉर KCl दोनों के लिए निकालना, भांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास कितना था 60 और नॉर्मल मोलर मास 120, तो भांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 0.5, नंबर ऑफ मोल्स आधा हो गया, भांट ऑफ फैक्टर आधा हो गया। यहां KCl में क्या हुआ था, KCl में I, इस फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले, तो डिसोसिएशन के बाद ऊपर में और नीचे पहले, डिसोसिएशन के बाद 2 मोल के एक KCl टूटता था 2 KCl में, तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन जो हुआ, अब पहले कितना था 1, तो ये हो गया कितना 2, यहाँ भांट ऑफ फैक्टर हुआ आधा, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स आधा हो गया, एसिटिक एसिड में डायमर बन गया, 2 मोल को लेके 1 मोल हो गया, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गया, और यहाँ KCl में क्या होगा 1 मोल 2 मोल में बदल गया, तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई। यानी क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकता है, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए I is equal to association for association, I is equal to I is smaller than 1, और for dissociation जगह होगा for dissociation I is greater than 1। इसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल बनाओगे, तो तुम लोग ने भांट ऑफ फैक्टर समझ गया, नॉर्मल एब्नॉर्मल, मोलर मास, ऑब्जर्व, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, सारी बातें समझ गए आप लोग एग्जांपल के मदद से। और उसके बाद भांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में 1 से कम जाएगा, जिसमें देखो 1 से कम गया है, और डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा हो जाएगा। न्यूमेरिकल होगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन is 2.8 atm at 25 degrees Celsius. Find its concentration in ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है।
और एक क्वेश्चन और देते हैं, अटेम्प्ट करो। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए करें। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को सोल्व करो। एक में कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। पहले तुम लोग क्या लिखोगे, गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 2.8 यानी पाई इज इक्वल टू 2.8 atm at 25 डिग्री सेल्सियस। T इज इक्वल टू 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन। और अपने मन से जानते हो तुम 0.082 या 83 यूज कर सकते हो। 2 यूज करोगे तो लीटर एटमॉस्फेयर लिखना पड़ेगा पर मोल पर केल्विन। 83 यूज करोगे तो डेसीमीटर क्यूब बार लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू वाट। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? फॉर्मूला क्या है? वी है, हम लोग रखते हैं पाई इक्वल टू पाई भी इक्वल टू CRT होता है, या पाई इक्वल टू CRT होता है। पाई इक्वल टू CRT, इसलिए C इक्वल टू पाई बाई RT। पाई का वैल्यू कितना है? 2.8। R का वैल्यू कितना है? 0.082। T का वैल्यू कितना है? 298। अब ये क्या है? CR कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है? मोल पर लीटर में होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार C कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होता है, लेकिन हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर निकालना, तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसके मोलर मास से गुना कर देंगे, यानी जितना मोल पर लीटर हुआ और उसको ग्राम पर लीटर लाना है तो 2.8 इंटू डेक्सट्रोज का फॉर्मूला होता है क्या? C6H12O6। इसका मोलर मास कितना होता है? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू 180। क्या होगा? 180 बाई 0.082 इंटू 298। अब इतना आ जाएगा क्या? ग्राम पर लीटर। ये जो आगे सोल्व करके वही आंसर। तो इसमें तुमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर निकला, लेकिन हमें पूछ रहा था ग्राम पर लीटर, तो हम मोलर मास से गुना करते। अब की बार में क्या है? फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 सुक्रोज सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? देखो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ 1/10 और T दिया हुआ कितना? 0। 0 मीन्स 273 प्लस 0 केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन। R दिया हुआ 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और अपने मन से सुक्रोज है तो इसको हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या जरूरत पड़ता है? CRT जरूरत पड़ता है तुमको। अब पूछ रहा है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते हैं। पाई इक्वल टू व्हाट? वी हैव, हम लोग इसके लिए रखते हैं, क्या रखते हैं? पाई इक्वल टू CRT। C 1/10 R 0.082
इंटू 273 सोल्व करो। पाई किसी में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा, क्योंकि तुम आर जो किया है यूज लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूज किया है, तो लीटर एटमॉस्फेयर में जब तुम आर यूज किया है तो प्रेशर जो आएगा एटमॉस्फेयर में, तो जो आएगा सोल्व होकर के वही आंसर होगा। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकली और कुछ न्यूमेरिकली भी ये चैप्टर तुम्हारा एंड हुआ। इसके बाद तुम क्लास, हाँ, तो इस प्रकार से इस सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने 9 पीरियड्स की पढ़ा, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद 2-2 न्यूमेरिकल देते गए हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2-2 न्यूमेरिकल्स देते गए हैं, जो कि उसको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा और किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। और इसके बाद सारा न्यूमेरिकल्स जो बुक का है, किसी बुक से, एनसीईआरटी बुक्स, आरसीएम बुक या और भी है अरिहंत वगैरह की बुक से तुम बना सकते हो। जो नहीं बनेगा क्लास में पूछना, ठीक है। तो ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास में। ये तुम लोग का टोटल 9 वीडियो क्लास हुआ वीडियो का। अब इसमें तुम लोग को करीब हमको लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो क्लास में फिर से पूछना बताइए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।